हेलो। आज मैं लेक्चर 3 शुरू कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ज़रा इसको देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स फोर्स या कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म आपको बताना है। अब पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है एक वेक्टर है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी यहाँ और किस तरह से ये वर्क करेगा, इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। जैसे दो चार्जेज हैं Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R है। मान लेते हैं कि पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तो इसमें वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे तो इसमें डायरेक्शन भी आएगा, यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ हम लिखेंगे अगर स्केलर फॉर्म में, तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है। सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड F21 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इस डिस्टेंस को हम ऐसे समझते हैं कि पहले से दूसरे की ओर का डिस्टेंस R12 और दूसरे से पहले का डिस्टेंस R21, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये डिस्टेंस पहले से दूसरे के बीच का, तो R12 ले लो, और दूसरे से पहले का लेना है तो R21 ले लो। सफिक्स है, समझने के लिए एक कंसेप्ट की यूज़ किए हैं। इन स्केलर, एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए। इन स्केलर F12 इज़ F21, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दोनों डाटा चेक कर लीजिए, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देख लीजिए, दोनों में सेम वैल्यू है, Q1 Q2 है, K है और नीचे भी स्केलर है, तो डिस्टेंस सेम है, इसलिए F12 इज़ F21। बट जो वेक्टर कंसेप्ट है उसमें डिफरेंट है। कैसे है ज़रा देखिए। अब हम इक्वेशन 1 को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। F12 वेक्टर, एरो लगाया, इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये Q1 स्केलर, Q2 स्केलर, ये डिस्टेंस स्केलर, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? ये जो F12 है ये किधर लग रहा है? इसकी डायरेक्शन को अगर हम इधर ले लेते हैं और इसके यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स R12 कैप। R12 कैप इज यूनिट वेक्टर, मीन्स डायरेक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी? R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन इसको बोलो या यूनिट वेक्टर बोलो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स 12। सिमिलरली F21 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, और इसको आप यहाँ डायरेक्शन लगाइए तो R21 कैप। R21 कैप इज व्हाट? R21 vector upon R21. This is the direction of force F21। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें जो आपका R12 वेक्टर है, दिस इज नॉट इक्वल टू R21 वेक्टर। यहाँ डिफरेंस क्या होगा? R12 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस R12
इसको आप निगेटिव वेक्टर के कंसेप्ट में लिखिए, निगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट, निगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट। तो यहाँ से आपका फोर्स बना F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर, R12 वेक्टर अपान R12। इसको सॉल्व करिए तो के Q1 Q2 अपान R12 क्यूब और R12 वेक्टर, ये इक्वेशन हुआ। इक्वेशन इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए और फिर आप F21 कर दीजिए, इसका भी इक्वेशन कंप्लीट कर दीजिए। R21 वेक्टर अपान R21, इसमें नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज के Q1 Q2 अपान R21 क्यूब एंड R21 वेक्टर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को केयरफुली देखिए। जब आपने इस यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये वेक्टर फॉर्म बन गए, और इन दोनों को आप ध्यान से ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि F12 वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन सेम इन डायरेक्शन। यानी ये कौन सा लॉ, आप बताइए। 9th क्लास में आप इस लॉ को पढ़े होंगे, इस लॉ को 9th क्लास में आप पढ़े थे। बताइए कौन सा लॉ कहलाएगा। न्यूटन्स लॉ याद करिए। फर्स्ट लॉ तो है नहीं, इनर्शिया था। सेकंड लॉ मोमेंटम था, वो भी नहीं है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के सिमिलर है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था उसका नाम? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट चार्ज Q1 है वो Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ज़रा इस बात को ध्यान दीजिए। अगर हम डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करें तो डायग्राम में जैसे हमने यहाँ बताया कि पहला चार्ज दूसरे पे R12 डायरेक्शन पे लगा रहा है फोर्स, ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये फोर्स इधर लग जाएगा R21 कैप। कहने का मतलब कि जो कूलाम्स लॉ है ये फोर्स के बेसिक फंडामेंटल यानी बेसिक कंसेप्ट्स पर ही बेस है। जैसे न्यूटन्स लॉ था कि पहला फोर्स, पहली सरफेस दूसरी पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी सरफेस पहले पे लगाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है कि पहला चार्ज दूसरे पे जो लगाएगा वही दूसरा पहले पे लगाएगा। दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। और इस कंसेप्ट को कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, या प्रूव दैट F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो ये कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक नया कंसेप्ट है फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस। इसको रेफरेंस बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को, फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस, इस पर थोड़ा सा आप फोकस करिए। फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस, कैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक से ज़्यादा चार्जेस पे लगते हैं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, बहुत से चार्ज हैं, Qn चार्ज हैं। और इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए किसी रेफरेंस से, तो आप देखेंगे कि एक रेफरेंस है R1, R2, R3, Rn। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर कोई फोर्स है, मान लो कि Q चार्ज है या Q0 चार्ज है, जो भी चार्ज है, इनके बीच लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, इसको आपको निकालना है। इस फोर्स को आपको निकालना है। यानी कि पहले दो चार्ज होते थे, दो चार्जेस के बीच इजीली आप कूलम्ब्स लॉ लगा देते थे, इजीली आप निकाल लेते थे। लेकिन जब दो से अधिक चार्ज हैं तब आपको इस डायग्राम में ध्यान दीजिए कि इनके बीच क्या फोर्स लग रहा है। क्या इनके बीच लगने वाला फोर्स
इस फोर्स को प्रभावित करता है? क्या ये और ये फोर्स F3 F4 को Fn को प्रभावित करता है? क्या ये सभी फोर्स एक दूसरे को कम अधिक कर सकते हैं या कैसे लगते हैं, इस पर आपको समझना है। ध्यान दीजिएगा। इसको समझाने के लिए आपको हम एक चीज़ याद दिलाएं वेक्टर का। इसको वेक्टर के कंसेप्ट से समझ सकते हैं। क्या कंसेप्ट है? उस कंसेप्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इफ़ देयर आर टू मेनी वेक्टर्स, इफ़ देयर आर more than two vectors acting in plane, then resultant will be vector sum of individual ये बहुत समझने वाली बात है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, दिस विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसको समझिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आगे आएंगे और यही एक कंसेप्ट है जो इस लेसन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। यही इलेक्ट्रिक फोर्स में भी लग रहा है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगेगा और आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये होते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ वेक्टर सम की जो बात किया हूँ, तो वेक्टर सम कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि ये चार्जेज यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि ये एक चार्जेज है Q1 Q2 और यहाँ जैसे मान लीजिए कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये Q हो गया, Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। अब ये इस पर कितना चार्ज लगेगा, इस Q3 पर कितना चार्ज लगेगा, तो ये बोलता है कि एक फोर्स ये हो गया F1, दूसरा फोर्स ये हो जाएगा F2, इनकी डिस्टेंस रख दो K2 R1, और ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। यानी यहाँ पर F3 इक्वल टू स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कास थीटा, ये दो फोर्सेस के रिजल्टेंट आ गया। तीसरा फोर्स जो है ये थीटा लग गया, ये थीटा है। तो आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट समझने हैं जिन कंसेप्ट को आप 11th में वेक्टर में पढ़े थे। एक बार वेक्टर को और पढ़िए। मैं थोड़ा सा समरी करूँगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए आपको ला पैरेललोग्राम था और पॉलीगन ला था। पॉलीगन ला को अगर जनरलाइज कर दो तो दो से ज़्यादा जिसमें वेक्टर लगते हैं उसका यहाँ यूज है। तो अगर दो से ज़्यादा चार्जेज हैं तो इसमें क्या स्टेप करना चाहिए कि किसी एक चार्ज को रेफरेंस बनाना चाहिए और फिर उस चार्ज से नियर बाई जितने भी चार्जेज हैं उनके लिए अलग अलग फोर्स निकालो। फिर इसके बाद उन सबका रिजल्टेंट निकालो। या तो ला पैरेललोग्राम बन सकता है डायग्राम में, या ला पैरेललोग्राम नहीं बनता तो पॉलीगन ला बनेगा डायग्राम में, रिड्यूस होता जाएगा। और इस कंसेप्ट को आपके NCERT में भी दिया है, एग्जाम्पल 1.5 या 1.6 भी देख सकते हैं, और भी रेफरेंस बुक्स प्रदीप में भी दिया है, कई बुक्स में दिया है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज में भी दिया है, ये एक्सरसाइज में भी 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4, तो एक्सरसाइज में भी दिया है। और ऐसे क्वेश्चंस का आपको बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक क्रिटिकल थिंग है कि अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग फोर्स निकालो, फिर उन सभी फोर्सेस का एक आप रिजल्टेंट निकालो। तो ये चीज़ को हमें सीखना है। हम लोग यहाँ पर आज अब एक दूसरा कंसेप्ट शुरू करेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है, थोड़ा एक इजी कंसेप्ट की ओर चलेंगे। तो इसमें आप देखिए, जो अभी मेरा एक नया कंसेप्ट है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस।
या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक आपको समझना है, इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से ये एप्लीकेशन है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है जो 3 कूलाम का है, 3 कूलाम का चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज है जो 9 कूलाम का चार्ज है, और इनके बीच का दूरी दिया हुआ है कि ये 1 मीटर है। ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई एक तीसरा चार्ज रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और बीच में कोई चार्ज यहाँ रखिए Q। बोलता है कि ये Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी कितनी डिस्टेंस होगी जहाँ पर रखने से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम ये होता है कि टोटल फोर्स या टोटल क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी टोटल जो है उसका 0 होना चाहिए, तो कहलाता है इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लो यहाँ पर हम बात करें तो ये पहला चार्ज हो गया Q1, दूसरा चार्ज हो गया, ये तीसरा चार्ज हो गया। मान लो कि इसको हमने x डिस्टेंस पे रखा है, तो स्वाभाविक है ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 - x। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि सिस्टम, इसमें एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को आप अच्छी तरह से पढ़िए कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ फोर्स बाय फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस फोर्स बाय फर्स्ट एंड 3 विल बी इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट होता है। जरूरी नहीं कहेंगे कि सर पहले से दूसरे पे फोर्स प्लस पहले से तीसरे पे फोर्स का ही सम 0 हो सकता है। क्या यही एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की? नहीं, यही बस नहीं है। बुक्स में यही बस लिखा होगा, लेकिन आप इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। F21 प्लस F23 इज इक्वल टू R0, ये भी हो सकती है, ये भी एक कंडीशन हो सकती है इक्विलिब्रियम की। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। डायग्राम आपको पुराना उसी से देखिए, उसी पे पीछे वाला डायग्राम को ही देखिए।